गुड इवनिंग गाइस। उड़ान द लर्निंग जोन के प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। और आज हम एमपी पटवारी के जो मेरा मैथ का टॉपिक एक छूट गया था, छूटा नहीं था गाइस, मैंने उसको होल्ड करके रखा था। आज मैं उस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूं और वो टॉपिक है हमारा क्षेत्र मिति। याद रखेंगे गाइस, टॉपिक का नाम क्या है? क्षेत्र मिति, या इसे हम क्या कहते हैं? मेंसुरेशन। यानी आज हम जो है मेंसुरेशन के टॉपिक को देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले मेंसुरेशन में गाइस जब भी आप पढ़ रहे हो तो उसके जितने भी फार्मूले बनते हैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। यदि आप मेंसुरेशन के पूरे फार्मूले आपसे अच्छे से आ रहे हैं तो क्वेश्चन बड़े आसान हो जाते हैं, क्योंकि मेंसुरेशन के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? फार्मूले बेस्ड होते हैं। यानी आपसे यदि फार्मूले आ रहे हैं तो आपको जो है तो मेंसुरेशन को पढ़ने में आसानी होगी और मेंसुरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी आसानी होगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यानी फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है कि आपको मेंसुरेशन के फार्मूले बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। साथ ही फार्मूले कैसे डिराइव होते हैं या आपसे नहीं बनते हैं तो वो आपसे याद होने चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा आप याद ना करें, आप फार्मूले को उसका पूरा डेरिवेटिव फार्मूला समझें, और यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको लिख के याद भी कर लें। मतलब किसी न किसी तरीके से आपको क्या है, फार्मूलों को याद रखना होगा। आज हम फार्मूलों को देखेंगे, उनके बेसिक स्ट्रक्चर को देखेंगे, कैसे कैसे उनको पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं, कैसे उनका प्रेजेंटेशन होता है, कैसे वो दिखते हैं। मतलब हर एक चीज़ हम बिल्कुल उसको विजुलाइज करके मतलब रटने कम फोकस करेंगे, कोशिश करेंगे अधिक से अधिक कि आपको सब फार्मूला याद ना करके बल्कि समझ आ जाए, ताकि आप स्वयं से भी उसको क्या कर सके, बना सके। साथ ही आपको हम आज मेंसुरेशन को दिखाएंगे कि मेंसुरेशन कितने टाइप से होते हैं, कब मेंसुरेशन के अंदर कौन कौन आता है। आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, और ज्योमेट्री में मेरी एक दो वीडियो पड़ी हुई है और बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़े हुए हैं उसमें। तो यदि किसी ने नहीं देखा है तो वो हमारे क्या कहते हैं, आप वीडियो में जाएंगे प्लेलिस्ट में, और ज्योमेट्री के उसमें क्लासेस पड़ी हुई हैं तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो हम मेंसुरेशन को जो है गाइज 2 टाइप्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कितने टाइप में? 2 टाइप्स। एक होता है 2D और एक होता है 3D। हालांकि मैंने इसको पढ़ा रखा है, फार्मूले बड़े सारे क्लियर करा रखे हैं, फिर भी मैं चाहता हूँ, इसलिए मैंने होल्ड किया था कि कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नहीं बताए थे तो उनको कर दूंगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि चूँकि एमपी पटवारी अब बहुत नज़दीक है, 1 महीने और आपके पास इस टाइम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेंसुरेशन कंप्लीट करके अब प्रैक्टिस सेट मैथ का ला दो। तो गाइज 2D और 3D के बारे में हम आज सीखेंगे कि 2D क्या है और 3D क्या है। 2D मतलब 2 डायमेंशन, 3D मतलब 3 डायमेंशन। 2D में कौन कौन से हमारे आते हैं, 3D में कौन कौन आते हैं। 2D के लगभग सारे मैं कंसेप्ट क्लियर करा दिया हूँ, सारे क्वेश्चन हो गए हैं, और 3D के बचे हुए हैं तो 3D के हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहले मैं 2D के पूरे फार्मूले एक बार पुनः क्लियर कराऊंगा। स्टार्ट करने से पहले गाइस, यदि आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। साथ ही साथ गाइस आप शेयर जरूर करें, ताकि उन तमाम सभी लोगों तक ये हमारी वीडियो पहुंच सके जो अपनी तैयारी करना चाहते हैं, कुछ मंजिल बनाए रखे हैं उन्होंने, और प्राप्त करने के लिए उनके पास सही प्लेटफॉर्म, सही गाइडलाइंस नहीं मिल पा रहे हैं, तो वहाँ तक हमारी वीडियो आप पहुँचाने का कष्ट करें या हमारा सहयोग करें, क्योंकि ऑलमोस्ट हम आपके लिए काम कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कुछ भी आपको नहीं देना है, सिर्फ आपको लाइक बटन दबाना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, तो इतना तो बनता है। चलें स्टार्ट करते हैं। क्षेत्र मिति 2 टाइप से हम अध्ययन करते हैं, एक 2D और 3D। 2D चूँकि ज्योमेट्री में मैंने आपको पढ़ा रखा है, ज्यामिति में आपको मैंने पढ़ा रखा, और हमारी वीडियो अभी भी पड़ी हुई है। यदि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे या और सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, उड़ान द लर्निंग जोन आप सर्च करेंगे और साथ में टाइप करेंगे कि ज्योमेट्री, तो आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने 2D के सारे कंसेप्ट बताए हुए हैं। 2D में कौन कौन आता है,
तो मैंने सबसे पहले 2D को कहाँ से स्टार्ट किया था, त्रिभुज से। कहाँ से स्टार्ट किया था गाइस, त्रिभुज से। त्रिभुज मैंने बताए थे आपको, फिर मैंने आपको चतुर्भुज बताए थे। चतुर्भुज में भी मैंने टाइप्स बताए थे, कौन कौन से चतुर्भुज, क्लियर, सारे चतुर्भुज मैंने बताए थे। कौन कौन से चतुर्भुज, एक तो समांतर चतुर्भुज था, समांतर चतुर्भुज, फिर एक समचतुर्भुज था, फिर एक आयत, फिर वर्ग। ये हमारे चतुर्भुज के ही अंतर्गत आते हैं गाइस। ये सभी किस में आते हैं, 2D यानी 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब होता है कि ऐसी आकृति जो 2 अक्ष पे डिपेंड करती हो, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। यानी जो 2 डायमेंशन में जितने भी फिगर आते हैं हमारे, वो सभी के सभी किस में कहलाते हैं, 2 डायमेंशन यानी 2D में कहलाते हैं। 2 अक्षों में, जैसे मैं कोई भी चीज़ बनाता हूँ तो किसी कापी पे बनाऊँ या किसी प्लेन पे बनाऊँ, समतल पे बनाऊँ, यानी जिसका जो पूरा डायग्राम 2 अक्षों में आ जाए, एक तो एक्स एक्सिस पे आ जाए, दूसरा वाई एक्सिस पे आ जाए, ऐसे सभी वो हमारे जो फिगर होंगे वो क्या कहलाएंगे, 2 डायमेंशन। इसीलिए त्रिभुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज में ये जितने भी मैंने चतुर्भुज लिखे, इसमें एक चतुर्भुज और होता है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, क्लियर गाइज, ये समलंब चतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इतने मैं एक एक करके फिर से क्लियर करूंगा, ओवरऑल आप समझने का प्रयास करेंगे। तो ये त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, फिर इसके बाद आपके पास क्या आता है, तो आपके पास आता है वृत्त। इसके बाद क्या आता है गाइस, वृत्त। तो ये जितने भी आपके मैंने यहाँ लिख रखे हैं, ये सभी के सभी किस में आते हैं, 2D में आते हैं, यानी 2 डायमेंशन। और ये सभी किसके टॉपिक होते हैं, ज्योमेट्री के, यानी ज्यामिति के। साथ ही इनका हम अध्ययन क्षेत्रमिति भी करते हैं, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं और ज्योमेट्री में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। दोनों में डिफरेंस इतना है गाइस कि ये जो ज्योमेट्री में क्वेश्चन बनते हैं इनसे, वहाँ क्या होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं, थ्योरम बेस्ड होते हैं, वहाँ कंसेप्ट के आधार पर यूज होता है। जबकि मेंसुरेशन में ये क्या होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, यानी इनमें कुछ नंबर्स होते हैं, इनके लेंथ, ब्रेथ और हाइट वगैरह पूछी जाती है। सिर्फ इतना डिफरेंस है, और ये चीज़ मैंने वहाँ क्लियर नहीं किया था। तो ये दोनों में कॉमन किस लिए होता है, क्योंकि ज्योमेट्री जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, इनके सारे के, इनकी प्रॉपर्टी वहाँ पढ़ी जाती है, इनके प्रॉपर्टी के बिहाफ पर इनके कंसेप्ट पढ़े जाते हैं, वहाँ प्रूव किए जाते हैं। और जबकि इनको जब हम क्षेत्रमिति में पढ़ते हैं, मेंसुरेशन में जो पढ़ते हैं, तो यहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं। इनके एरिया फाइंड आउट करने के लिए पूछ देता है, इनके परिमाप निकालने के लिए पूछ दिया जाता है, हाइट पूछ ली जाती है, यानी इनके सभी के हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि आप ध्यान रखेंगे, जब भी 2D के क्वेश्चन आएंगे, मतलब जब भी 2D शेप के कोई भी क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें 2 ही क्वेश्चन पूछेगा, और वो किसमें, यदि है क्षेत्रमिति से, तो या तो वो आपसे परिमाप पूछेगा, क्या पूछेगा इस, परिमाप पूछेगा, या परिमाप नहीं पूछेगा तो आपसे क्या पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा। बस यही 2 कंसेप्ट आपको याद रखना है। और दोनों में डिफरेंस, मतलब 2D और 3D में डिफरेंस करता है ये, कि क्या दोनों में डिफरेंस है, इसमें और इसमें क्या ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो हम इन दोनों को अलग करती हैं, क्या इनमें हम नहीं निकाल सकते और इसमें क्या निकाल सकते हैं। तो याद रखेंगे कि जब भी 2D आएगा तो या तो वो आपसे परिमाप पूछेगा, या तो उसमें आपसे क्या पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा। लेकिन जैसे ही हम 3D में पहुंचते हैं, तो 3D में एक कंसेप्ट और जोड़ता है, और जिसे हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे कहते हैं जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस का मतलब होता है 3 डायमेंशन। आपने सुना होगा कि आजकल की जो टीवियाँ आती हैं, कैमरे आने लगे, इवन जो हम 3D शेप में फोटोग्राफी करते हैं या फोटो खींचते हैं, उसमें क्या होता है, फोटो हमें हर साइड, हर एंगल से दिखाई देती है, चारों तरफ से। जबकि 2D में क्या होता है कि यदि मैं इस साइड खड़ा हूं तो मेरे बैक को दिखना मतलब नहीं दिखता है। जबकि 3D में क्या होता है, वो मूव करती है, पूरी विजुअलाइज होती है, चारों तरफ से दिखता है वो। और 3D में आजकल टीवियों में जो पिक्चर देखने जाते हैं 3D में, तो ग्लासेस भी दी जाती हैं, और कमज़ोर दिल वाले थिएटर में ना जाएं। यदि थिएटर में जाते हैं और 3D में यदि फिल्म लगी है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हॉरर मूवी लगी हुई है, या कि कोई ऐसा सीन है जहाँ पास कि बहुत डरावना है, तो वो जब 3D में वो
पास में आता है तो ऐसा लगता है कि वो हमारे पास आ गया, मुझे मतलब अटैक कर रहा है हमारे ऊपर। तो वो जो दृश्य दिखता है, वो जो विजुलाइज होता है, लगता है कि बस चल के आ गया मेरे पास। या कभी कभी आप देखते होंगे फोटोग्राफी में 3D शेप में फोटो बनी होती हैं, तो ऐसा लगता है वो चारों तरफ से दिख रही है हमें, चलती हुई दिख रही है। वो क्या होता है, 3D में होता है। और 3D में होने के कारण इसमें अधिकतम एक एक्स्ट्रा क्या निकाला जाता है, इसमें आयतन निकाले जाते हैं। इसमें क्या निकाले जाते हैं गाइस, आयतन। तो इसमें आयतन नहीं पूछेगा, जबकि इसमें आयतन पूछेगा। 3D के मेंसुरेशन के टॉपिक में एक्स्ट्रा जो इसमें 3D में पूछेगा तो क्या पूछेगा, आयतन पूछेगा। बाकी इसमें भी परिमाप पूछ सकता है, इसमें भी क्षेत्रफल पूछ सकता है, लेकिन इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। वहाँ क्षेत्रफल दूसरा हो जाएगा और यहाँ क्षेत्रफल दूसरा हो जाएगा। ओवरऑल आगे हम समझाएंगे, आपको परेशान नहीं होना है। फिलहाल अभी इतना आपको समझाना था कि जो आपको एक कंसंट्रेट बनाएगा। आगे थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होगी कि चलिए आगे क्या होने वाला है। तो इतना आपको जानना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें आयतन होगा, इसमें आयतन नहीं पूछे जाते हैं। इसमें परिमाप और क्षेत्रफल, इसमें परिमाप क्षेत्रफल हो सकता है, लेकिन इसका नाम कुछ दूसरा यहाँ हो जाएगा और इनको हम एक्स्ट्रा यहाँ आयतन निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वन वन करके सारे फार्मूले आज हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने के बाद, क्योंकि मेंसुरेशन में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फार्मूले, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनेंगे गाइज वो हमेशा आपके किससे रिलेटेड होते हैं, फार्मूले से रिलेटेड होते हैं। यानी आपसे बहुत अच्छे से फार्मूले आ रहे हैं तो फिर आपसे क्वेश्चन बहुत आसानी से बनना स्टार्ट हो जाएगा और सॉल्व होना। तो चलें, सबसे पहले हम 2D को ही लेते हैं और 2D का एक एक पॉइंट लेंगे और साथ ही साथ क्लियर करते चलेंगे एक एक। तो सबसे पहले हम त्रिभुज से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से गाइस स्टार्ट करते हैं, त्रिभुज से। अब त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं ये सभी को पता है। तो पहला त्रिभुज में मैं पहला पॉइंट लेता हूँ नंबर ए। कौन सा नंबर, ए, समबाहु त्रिभुज। समबाहु की जगह हम ऐसा ले लेते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा है हमारा समद्वि बाहु त्रिभुज। समद्वि बाहु त्रिभुज। इसको नोट भी करते जाएंगे नोटबुक में, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जब आप एग्जाम देने जा रहे होंगे तो एक नज़र में आप इसको देख के जाएंगे। विषम बाहु, समद्वि बाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। अब चलिए इसको स्टार्ट करता हूं मैं समझाना आपको। इसके पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं कैसा त्रिभुज बनता है। तो ये कुछ इस प्रकार से त्रिभुज बनेगा आपका। ये जो त्रिभुज है ए बी सी, ये कैसा त्रिभुज है आपका, विषम बाहु। विषम बाहु का मतलब होता है गाइस कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं आपस में क्या हो, अलग अलग हो। तीनों भुजाएं कैसी होनी चाहिए, अलग अलग। ये भुजा इसके बराबर ना हो, ना ये भुजा इसके बराबर हो, ना और ये भुजा इसके बराबर ना हो। मतलब तीनों ही साइड जो है क्या हो, अलग अलग हो। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं उस त्रिभुज को हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। याद रखेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं आपस में अलग अलग हो, जिन इक्वल ना हो, मतलब कैसी हो, अलग अलग हो, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। यानी कहने का मतलब यदि ये भुजा की लंबाई ए है तो ये क्या हो जाएगी बी, तो ये क्या हो जाएगी सी। तो यदि तीनों ही भुजाएं अलग अलग हैं तो इनके कोण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। यदि भुजाएं अलग अलग हैं त्रिभुज की तो उनके कोण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसा कि मैंने कहा कि 2D में जो भी बनेगा तो उसका दो ही चीज पूछा जाता है अधिकतम, या तो परिमाप पूछ लिया जाता है या तो फिर क्या पूछ लिया जाता है, क्षेत्रफल। तो अब इसके फार्मूले हम निकालते हैं कि यदि इसका परिमाप पूछता तो क्या लिखते हैं हम। तो परिमाप इक्वल्स टू, याद रखेंगे इस कि विषम बाहु के त्रिभुज का परिमाप, ये मैं लिख रहा हूं परिमाप। परिमाप को मतलब समझ ले, पेरीमीटर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, पेरीमीटर। और इसका फार्मूला क्या होता है, तो पहले इसकी मीनिंग समझिए। परि प्लस माप, परि प्लस माप। परि मतलब
पूरा, माप मतलब मापना। तो आप इसको पूरा माप लीजिए तो क्या मिल जाएगा, परिमाप। तो ये पूरा कैसे मापा जाएगा, तो आप बोलेंगे a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और यही इस विषमबाहु त्रिभुज के परिमाप का फार्मूला भी है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे हमारी बात, और बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल वे पे हमें समझा रहे हैं गाइस। इतना सिंपल कि मतलब आप पहली बार भी यदि पढ़ रहे होंगे गणित, आपने जीवन में कभी ना पढ़ा होगा, तब भी आपको समझ आ जाएगा। परिमाप का मतलब क्या, पूरा माप। परिमाप का मतलब पूरा माप, यानी इस त्रिभुज की ये जो तीनों भुजाएं हैं ए बी, बी सी और ए सी, तो इन तीनों का योग कर दो तो वही क्या कहला जाता है, परिमाप। अब चलते हैं हम परिमाप के बाद, क्या पूछता है, क्षेत्रफल। क्या पूछता है, क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्या निकालना है गाइस, एरिया। क्या निकालना है, एरिया यानी क्षेत्रफल। अब ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों ही भुजाएं अलग अलग हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं अलग अलग हो और उसका क्या निकालना हो, क्षेत्रफल। उसका क्या निकालना हो, क्षेत्रफल। ऐसे त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए एक वैज्ञानिक थे हीरोज, उन्होंने फार्मूला दिया था, और जो फार्मूला दिया था उन्हीं के नाम पर पड़ गया हेरोज फार्मूला। उन्होंने कहा कि जब भी कोई भी त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं अलग अलग हों, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले इस त्रिभुज के अर्ध परिमाप निकालेंगे आप। क्या निकालेंगे इस अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होता है कि सभी भुजाओं का योग तो परिमाप हो गया, उसका आधा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, अर्ध परिमाप। और उन्होंने कहा कि अर्ध परिमाप जो होगा, अर्ध परिमाप, उसे हम प्रेजेंट करेंगे एस से। किससे गाइस, एस से। और एस इक्वल्स टू लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। उन्होंने कहा पहले आपको अर्ध परिमाप निकालना होगा, फिर अर्ध परिमाप के बाद आप लिखेंगे अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां जहां एस अर्ध परिमाप है। क्लियर हो गया गाइस। जब भी कोई ऐसा त्रिभुज हो जिसकी तीनों ही भुजाएं अलग अलग हों, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं क्या हों, अलग अलग हों, और उसका क्षेत्रफल निकालना हो, तो एक हमारे वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था हीरोज, उन्होंने बोला कि ऐसे त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सबसे पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना होगा। और अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा, क्योंकि पूरा परिमाप तो a प्लस बी प्लस सी होता है, तो अर्ध परिमाप उसका आधा भाग कर देंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि क्षेत्रफल इक्वल्स टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां एस जो होगा अर्ध परिमाप होगा। तो इस प्रकार से ऐसे त्रिभुजों का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलें, और साथ ही साथ आप नोट डाउन भी कर लेंगे। तो ये था हमारा कौन सा, विषमबाहु त्रिभुज का। अब सॉरी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट त्रिभुज में, और अगला त्रिभुज है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है गाइस, समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज है तो त्रिभुज भी बदलना पड़ेगा हमें, और इसके साथ ही साथ आपको प्रॉपर्टी भी याद रखनी होगी। तो ये है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये आपका सी हो गया। ये दो कोण हो गए। तो एक बात बता दूं, जैसा कि इसका नाम है गाइस समद्विबाहु। समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। यानी ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों। अब बड़ा सिंपल है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, अपने आप से कह रहा है समद्विबाहु, यानी सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हों गाइस, बराबर हो। यानी एक ये भुजा एक ये भुजा आपस में क्या हो, इक्वल हो। यानी मैं ये कहूँ कि ए बी जो होगा वो इक्वल होगा किसके, ए सी के। यदि ऐसी कोई भी कंडीशन बेस्ड आपको चित्र मिलता है या त्रिभुज मिलता है, तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा गाइस, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। यानी ए बी ए सी के बराबर है। इसका मतलब हो गया गाइस कि कोण जो बी होगा वो कोण सी के भी बराबर होगा।
क्यों बराबर होगा? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ज्योमेट्री जो है यानी ज्यामिति जो है ये क्या है, इनके थ्योरेटिकल वहाँ थ्योरी प्रमेय ज़्यादा क्वेश्चन है, वहाँ प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज़ होकर वहाँ क्वेश्चन बनते हैं। तो ये ज्योमेट्री में एक कंसेप्ट था समद्विबाहु त्रिभुज के कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। क्लियर? यानी इस त्रिभुज का भुजा AB का सम्मुख कोण कौन सा हो गया? C, और इस त्रिभुज के भुजा AC का सम्मुख कोण हो गया B, यानी ये भी आपस में बराबर होंगे। यानी यदि भुजा बराबर है तो कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये सारी प्रॉपर्टी हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं और इसका इम्प्लीमेंट करते हैं, और जब हम मेंसुरेशन में पढ़ते हैं तो मेंसुरेशन में इनका क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कभी इनके वैल्यू दे देगा और सॉल्व करा देगा, बोलेगा ये वैल्यू निकालो, ये दे दिया, बोलेगा ये निकालो। कैसे आप सोच रहे होंगे? मान के चलिए आपको दे दिया कितना, 60 डिग्री, 60 तो हालांकि देगा नहीं, फिर भी मैं मान के चलता हूँ 60 दे दिया, तो ये यदि 60 है और उसने बोल दिया कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये आल्सो 60, और ये दोनों 60 60 हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, 60। इसके आधार पर ये कैसा त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज। क्लियर? लेकिन कंडीशन ये दिया था ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हमसे क्या लेने देने गाइस, समद्विबाहु त्रिभुज ही मान के चल रहे हैं, बस हमसे ये कोण मांग रहा था तो हमने दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं किसमें, मेंसुरेशन में। चलिए अब आगे हम क्या करते हैं, इसको थोड़े सा फार्मूले इसके देख लेते हैं। अब इनके फार्मूले आप समझिए, अब इसकी प्रॉपर्टी आपको मैंने समझा दिया। अब इसमें क्या है, ये समद्विबाहु त्रिभुज था ABC, ये कोण भी आपस में बराबर थे। अब ये भुजा इसके बराबर है और ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो परिमाप कैसे निकालेंगे? परिमाप तो मैंने आपको बता ही दिया, परिमाप का मतलब होता है पूरा माप। तो ये भुजा बराबर है, तो यदि ये A होगा तो ये भी A होगा, और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो परिमाप, और परिमाप को किससे प्रेजेंट करते हैं, S से, और 2S से, क्योंकि S तो अर्ध परिमाप होता है, 2S पूरा परिमाप होगा। तो हम बस परिमाप लिख रहे हैं गाइस, तो परिमाप क्या हो जाएगा, 2A प्लस B। यानी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप यदि आपसे पूछे कि बताओ परिमाप क्या होगा, तो 2A प्लस B। मतलब ये कुछ भी दे रखा हो, A हो, B हो, C हो, Z, P, Q, R, कुछ भी हो, डजंट मैटर, ये जो होगा वही ये होगा, ये बस चेंज होगा। क्लियर? अब हम क्या करेंगे कि परिमाप क्या हो गया, 2A प्लस B हो गया। अब आते हैं हम किसमें, क्षेत्रफल में। किसमें आते हैं गाइस, क्षेत्रफल। चलिए क्षेत्रफल लगाते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे मैंने बताया था त्रिभुज में कि जब विषम बाहु त्रिभुज हो, यानी तीनों भुजाएं अलग अलग दे रखी हो, तो वहां हमें हेरोस फार्मूले के बिहाफ पर हम अपना क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। लेकिन एक और होता है गाइस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, वो क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये भी हम त्रिभुज के फार्मूले का यूज करते हैं। ये फार्मूला वहां भी लग सकता है विषम बाहु त्रिभुज में। कंडीशन है गाइस, क्या कंडीशन है, वहां आपको हाइट पता होनी चाहिए, ये आपको वहां पता होनी चाहिए। यदि आपको पता नहीं है तो आप वहां से नहीं निकाल सकते हैं इस फार्मूले के आधार पर। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि वहां हाइट आपको पता नहीं है और वहां से हाइट निकाली भी नहीं जा सकती। लेकिन इस पे कंडीशन बोल दिया है कि समद्विबाहु है, तो यहां से हम हाइट निकाल सकते हैं। अभी हम दिखाते हैं आपको कैसे हाइट निकाला जाता है। तो एक ये तरीका है, यहां से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के केस में। निकल तो हेरोस के फार्मूले से भी जाएगा यहाँ भी, लेकिन यहाँ हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो हाइट हमें क्या पता है, और हाइट क्या होती है, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, ये हमारी क्या कहलाती, हाइट। अब देखिए इस हाइट को कैसे हम निकालते हैं गाइस। एक थ्योरम और थी कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, चूंकि हाइट क्या होती है, लंब होती है, सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, मतलब ये जो है तो इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर? और जब ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी ये पूरा b है, तो ये क्या हो जाएगा, b/2, और ये भी क्या हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। ज्योमेट्री में
आपको थ्योरम बड़ी अच्छी आनी चाहिए और मैंने सारे थ्योरम बहुत अच्छे से क्लियर कराए हैं। आप इन्हें यदि न देखा हो तो हमारे चैनल में आप जाइए, उड़ान द लर्निंग जोन सर्च करिए और उसमें जाने के बाद आप उस वीडियो में जाके आपको ज्योमेट्री सर्च करना है और ज्योमेट्री में आप पूरे कंसेप्ट सीखेंगे एक एक थ्योरम के साथ। अब क्या हो गया, अब यहाँ h निकालते हैं गैस और साथ ही साथ फार्मूला अपना डिराइव करते हैं। देखिएगा हमें h पता नहीं है, h कैसे निकाला जाए। आप देखेंगे कि लंब है तो ये 90 डिग्री कोण बनाएगा और यदि 90 डिग्री कोण है तो आपको पता है कि 90 डिग्री कोण वाला हम कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। यानी ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया, यानी एक समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज बन गया तो h आप निकाल सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि h निकालना हो और ये पता हो तो कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लेकिन ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, लेकिन हमको चाहिए h। गैस जब तो आपको h चाहिए तो h बराबर h स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो होगा आपका a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा b स्क्वायर बाई 4, b स्क्वायर बाई 4। क्लियर, ये माइनस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये इधर आएगा तो प्लस का होगा तो ये कर्ण होगा, इस चूंकि हमें s निकालना है। आगे मैं कहता हूं कि इसको सॉल्व करूं तो क्या बनेगा कि 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। आगे हमें h चाहिए गाइस, ना कि h स्क्वायर चाहिए। तो मैं ऐसे कहूँगा कि h इक्वल्स टू अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यदि मैं इसको रूट के बाहर निकाल दूं तो बाहर क्या आएगा 2, क्योंकि 4 था बाहर आ गया 2। या इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/2 इंटू अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा गाइज ये बात आपको। यानी मैंने क्या निकाल लिया, यहाँ से हाइट निकाल ली, यानी ये वाली हाइट निकाल ली यहाँ से लेकर यहाँ तक की। h इक्वल्स टू इतना, इसको कहते हैं गाइस शीर्ष लंब भी, इसको क्या कहते हैं, शीर्ष लंब। तो कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेता है कि यदि कोई एक समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा हो, उसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी, तो बस इस फार्मूले में a और b की वैल्यू दिया रहा देगा वो आपको, और यहाँ वैल्यू पुट करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के बाद आपको कभी भी डाउट नहीं होगा, ये मेरा अपना विश्वास है। यदि होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं, और यदि नहीं होता है तब भी बताएं कैसा लगा हमारा पढ़ाना। तो शीर्ष लंब इक्वल्स टू क्या हो गया, h इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये हमें वैल्यू मिल गई, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें मिल गई, और आधार गुणे ऊंचाई क्षेत्रफल होता है। तो क्या अब क्षेत्रफल हम नहीं निकाल सकते, आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इस क्षेत्रफल को यहाँ मैं फिर से लिखता हूँ कि एरिया इक्वल्स टू एरिया, इसमें वैल्यू पुट करूँ तो क्या होगा 1/2 इंटू आधार, आधार क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक b है, तो आधार में लिखूंगा b इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये ऊंचाई हमें गिवन है तो मैं यहाँ पुनः लिख दूंगा 1/2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या इन दोनों को आपस में गुणा हो जाएगा तो b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ये दिखता है, हाँ दिखता है, ठीक है। तो इसका हमारा क्या हो गया, एरिया, एरिया क्या हो गया b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप डायरेक्टली याद कर लेंगे b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वैल्यू पुट करके आप अपना आंसर दे सकते हैं। यदि समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा हो, शीर्ष लंब पूछ दे, ये बताइए शीर्ष लंब कैसे क्या होगा, तो शीर्ष लंब डायरेक्ट आप h इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर, परिमाप पूछ ले तो 2a प्लस बी। आई होप कि अब बिल्कुल भी डाउट ना रहा होगा, एक एक चीज क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले में चलते हैं और समबाहु त्रिभुज के सारे प्रॉपर्टी के साथ हम कंसेप्ट सीखते हैं। आज के बाद आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आप अपना आंसर देंगे, और इसको बहुत अच्छे से
नोट डाउन कर लेंगे गाइस, नोटबुक जरूर बनाएंगे। यदि आप अपनी भाषा में नोटबुक नहीं लिखते हैं तो फिर आपको रटना पड़ेगा और भूलेगा और आपसे आंसर नहीं आएंगे, क्योंकि आपने अपने हिसाब से नहीं लिखा है। अगले हम पढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या है गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके तो मल्टीपल फार्मूले बनते हैं, लेकिन मैं फैक्ट ऐसा चीज़ बताऊंगा इसका कि आज के बाद आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया समबाहु त्रिभुज ABC, क्लियर। ये हमारा क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज की गुण आप सीख लें। गुण मतलब प्रॉपर्टी, यानी समबाहु त्रिभुज की तीनों ही भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यदि ये ए है तो ये भी ए और ये भी है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु नाम से है, अपने आप से ये कह रहा है मैं कौन हूं, समबाहु समबाहु समबाहु, यानी बाहु मतलब भुजा, सम मतलब समान, यानी जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, तो वो क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। क्लियर। तीनों ही भुजाएं आपस में बराबर हो तो वो कौन सा कहलाएगा, समबाहु। अब हमने बना भी दिया है समबाहु त्रिभुज। अब आप देखेंगे लगभग साइड भी आपस में बराबर दिख रही हैं। यदि तीनों ही भुजाएं बराबर है तो मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले आपको बताया कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। थ्योरम थी ज्योमेट्री में, मैंने पढ़ाया है। आपने यदि नहीं देखा तो मैं बार बार कहता हूं, आप जाइए और देखिए वहां। ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हैं तो इनके कोण भी आपस में बराबर होंगे, लेकिन ये भी भुजा तो इनके बराबर है तो मतलब ये भी कोण आपस में बराबर होगा। और जब तीनों ही भुजाएं और तीनों ही कोण आपस में बराबर होते हैं तो एक बात याद रखना, वो समबाहु त्रिभुज होता है। और समबाहु त्रिभुज की एक कंडीशन है कि यदि तीनों भुजाएं बराबर हो तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है गाइस। प्रत्येक कोण 60 डिग्री। यदि समबाहु त्रिभुज है तो आपको ये बात रिमेंबर करना होगा कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। और तीनों, और यदि ये ऐसा कुछ त्रिभुज दे दिया कि एक ऐसा त्रिभुज है जिसके तीनों ही कोण आपस में बराबर हैं, तो बताइए उसकी एक कोण की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या बताएंगे, 60 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। 180 अंश ज्यादा नहीं होता गाइस, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं इसके फार्मूले में। तो जब हम इसके फार्मूले में आते हैं तो क्या करते हैं, परिमाप। क्या लिखते हैं, परिमाप। परिमाप वही पैरामीटर। तो क्या होगा, तीनों भुजाएं बराबर है तो क्या लिखेंगे, 3 है। क्या लिखेंगे गाइस, 3 है। फिर इसके बाद क्या करते हैं इसके बाद हम करते हैं परिमाप के बाद, हाँ, शीर्षलंब। क्या निकालते हैं गाइस, शीर्षलंब। जैसा अभी हमने जस्ट 2 मिनट पहले आपको शीर्षलंब वहां दिखाया है H, ऐसे यहाँ भी आप H निकाल सकते हैं। यहाँ से भी आप H निकाल सकते हैं। तो यहाँ से उसी प्रकार आप पूरा पाइथागोरस थ्योरम लगा के और H निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, √3/2 इंटू ए। शीर्षलंब क्या हो जाएगा गाइस, √3/2 इंटू ए। तो ये क्या हो जाएगा, आपका शीर्षलंब हो जाएगा। क्लियर। ये कैसे हुआ, मैंने आपको बता दिया है कि शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब इसको समद्विभाजित करेगा। ये कर्ण बनेगा, ये आधार बनेगा, ये लंब बनेगा। ये H निकाल लेंगे तो H² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A²। और ये हो जाएगा आपका A²/4, तो 4A² हो जाएगा। 4A² में से ये माइनस हो जाएगा तो 3A² हो जाएगा। 3A² होगा तो A कॉमन होगा और 3 अंडर रूट पे ही होगा, क्योंकि √3 का तो कोई पूर्णांक होता नहीं है। और अपान में 4 होगा, 4 का बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, 2। आई होप कि बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। आपको कोई दिक्कत हो तो पिछले जो मैंने शीर्षलंब निकाला था सेम वही प्रोसेस है। तो शीर्षलंब H इक्वल्स टू क्या हो गया, √3/2 इंटू ए। ये धीरे धीरे करेंगे ना तो आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा और बिल्कुल फ्लुएंटली आपके, जैसे ये शीर्षलंब पूछेगा तो √3/2 इंटू ए आ जाएगा। परिमाप पूछेगा तो 3 आ जाएगा। क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल यदि आपसे पूछता है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है गाइस, एरिया √3/4 इंटू A²। √3/4 इंटू A²। क्लियर। तो याद रखेंगे इस बात को
कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण बराबर होते हैं, परिमाप 3a होता है, शीर्ष लंब √3/2 इंटू ए होता है, क्षेत्रफल √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। अब आज के बाद आपको कभी भी फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं होगी और इन्हीं फार्मूले के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोल देगा समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो बताइए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब सिर्फ भुजा बस दिया और आपसे डायरेक्ट क्षेत्रफल पूछ रखा है, तो ए की वैल्यू दे दिया 5 सेंटीमीटर, आपको पता है ए दिया तो ए की वैल्यू रख के सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। तो 25 यानी 25 √3/4 आंसर। कुछ भी आ जाए बस आपको फार्मूला याद रखना है, क्योंकि मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा। जितने भी आएंगे सब फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इसीलिए मैंने होल्ड किया था, क्योंकि ज्योमेट्री मैंने ऑलरेडी इनके कंसेप्ट सिखा चुके थे। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं थे इस ज्योमेट्री में, क्योंकि वहाँ जो होता था वहाँ क्या थ्योरेटिकल होते थे, वहाँ थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आते थे, उनकी प्रॉपर्टी के भी यहाँ पे क्वेश्चन बनते थे। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, नंबर्स से रिलेटेड आएंगे, क्वेश्चन देगा उसको सॉल्व करना होगा। वहाँ भी बना सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं बना सकता, बट मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल वो मेंसुरेशन से बनते हैं 2D में। आई होप कि अब बात क्लियर हो गई होगी। इसमें एक आध दो कॉन्सेप्ट और बनते हैं तो उसको भी आप लिख लें। सॉरी, चलिए इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, अंतः केंद्र और परिकेंद्र। अंतः केंद्र और परिकेंद्र, मैं सारे ये चीज एक एक पॉइंट मैंने ज्योमेट्री में कंसेप्ट क्लियर कराया है कि अंतः केंद्र क्या होते हैं, परिकेंद्र क्या होते हैं और कहाँ पास बनता है ये अंतः केंद्र परिकेंद्र। आप बिल्कुल, यदि आप नए हैं या पहली बार है या कि आप पहले से हमारे चैनल से जुड़े हैं, इसके बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप पुनः जाइए हमारे उस टॉपिक में ज्योमेट्री के और पूरा सीखिए। अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, पर जितने भी बनते हैं सारी चीज़ आप शीर्ष लंब सब सीख के आइए, फिर इनको देखिए। तो परिकेंद्र, यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछ देता है, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का कोई एक साइड दे देगा, बोलेगा बताओ इसका अंतः केंद्र क्या कितना होगा, परिकेंद्र कितना होगा। या पूछ दिया कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई इतनी है तो इसके अंतः केंद्र परिकेंद्र का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जब ये आपको फार्मूले याद होंगे गाइस और आपको पता होगा तो आप आसानी से निकाल पा रहे होंगे। तो आइए हम दिखाते हैं अंतः केंद्र क्या होता है, a/2√3। याद रखें गाइस, समबाहु त्रिभुज का अंतः केंद्र क्या होता है, a/2√3। और आपको पता है कि यदि a पता हो तो आप अंतः केंद्र बता देंगे कितना होगा। इसी प्रकार परिकेंद्र होता है a/√3। a/√3 परिकेंद्र क्या होता है a/√3 और अंतः केंद्र क्या होता है a/2√3 समबाहु त्रिभुज के। और इनका अनुपात पूछ ले तो बस आप इनका अनुपात निकाल लेंगे। बड़ा आसान है गाइस, कुछ भी नहीं होता है, बस एक बार आपको फार्मूले का कंसेप्ट सीखना है कि कैसे कैसे बनते हैं, कैसे इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। धीरे धीरे फिर आपको बहुत आसान हो जाएगा। मेंसुरेशन जैसे टॉपिक सरल कोई टॉपिक नहीं होता है, बस मेंसुरेशन में क्या है आपको फार्मूले आने चाहिए। तो फार्मूले बेस्ड तो क्वेश्चन ही बनते हैं, इसलिए फार्मूले आने बहुत ज़रूरी है। इनमें अनुपात पूछेगा, इनमें मल्टीप्लिकेशन पूछेगा, एक दूसरे से अधिक कम पूछ सकता है कि अंतः केंद्र परिकेंद्र से कितना अधिक है, तो प्लस माइनस देख सकते हैं कि आप कितना अधिक है कितना कम है। मतलब एक बार आपको ये चीज़ आना स्टार्ट हो गया फिर चाहे कुछ भी पूछे आपसे आसानी से बनेगा। क्लियर गाइस? तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसमें एक कंसेप्ट और बना करता है कि यदि मान के चलिए कि इसमें समबाहु त्रिभुज में मध्यिकाएं दे रखी हो, वह मध्यिकाएं दे रखा हो, तो इन त्रिभुजों के बीच जो शीर्ष लंब होते, शीर्ष लंब कहता हूँ सॉरी, लंब केंद्र जो होते हैं गाइस, चलिए बता ही देते हैं, आप बोल ही दिए हैं तो ये हो गए हमारे क्या है लंब। यानी समबाहु त्रिभुज में इन भुजाओं पर क्या डाले गए हों, केंद्र से लंब। ये केंद्र है, केंद्र से लंब डाले गए, केंद्र से लंब डाले गए, केंद्र से लंब, और इन्हें क्या बोलते हैं, लंबार्ध है। क्लियर?
तो ये P1 हो जाए, ये P2 हो जाए और ये क्या हो जाए P3। यदि ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज के केंद्रक से सम्मुख भुजा पर, केंद्रक से तीनों भुजा पर यदि लंब डाले जाएं तो उस त्रिभुज का क्या निकालिए, उस त्रिभुज का आप शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए या भुजा ज्ञात कीजिए, या कि क्या इसमें और बन सकता है। तो इसको थोड़ा सा मैं इरेज करूँगा, इसके बाद आपको इसका भी फार्मूला बता देता हूँ। तो आइए आप देखते हैं मैंने क्या कहा कि समबाहु त्रिभुज के ये मान के चलिए केंद्र है, ये क्या है केंद्र, और केंद्र क्या होता है O, यानी केंद्र O से इन तीनों भुजाओं पर हम यदि लंब डालें, ये लंब डालें और ये लंब कौन हो P1 P2 P3 हो, तो एक कंसेप्ट निकल के आता है गाइस कि यदि इन तीनों P1 P2 P3 को ऐड किया जाए, P1 प्लस P2 प्लस P3 को ऐड किया जाए तो ये क्या निकल के आता है, ये शीर्ष लंब बन जाता है क्या बन जाता है, शीर्ष लंब, क्योंकि अल्टीमेट तो ये तीनों ही इसी भुजा के हैं और ये यहाँ से आधा है, ये यहाँ से डाला गया, यहाँ से डाला गया। यदि इन तीनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो यहाँ से शीर्ष से सम्मुख भुजा पर कहला जाएगा, और क्या कहलाएगा, ये शीर्ष लंब। यानी कभी भी केंद्र से यदि लंब इस प्रकार डाले गए और ऐसा कोई त्रिभुज आपको मिलता हो और आपसे पूछ रखा हो कि बताइए P1 प्लस P2 प्लस P3 की लंबाई क्या होगी, तो याद रखेंगे P1 प्लस P2 प्लस P3 जो होता है वो क्या होता है, H होता है, और H अभी मैंने आपको बताया √3/2 इंटू A होता है। क्लियर, ये बात आपको क्या समझ आई कि नहीं आई, यानी ये हो गया आपका √3/2 इंटू A, यानी ये H, या मैं ऐसे कह दूं कि P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल्स टू क्या होता है, √3/2 इंटू A। क्लियर, या यहाँ से A आपको निकालना हो कि बताइए A क्या होगा, तो आप A भी निकाल सकते हैं। तो A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3। क्लियर, यानी यहाँ से आप भुजा भी बता सकते हैं। यदि आपको ऐसा त्रिभुज मिला और इनके केंद्र से इनकी भुजाओं की लंबाइयाँ दे दिया, बोला कि इस त्रिभुज की भुजा की लंबाई बताइए, तो जब भी इस भुजा की लंबाई आपसे पूछेगा तो क्या करना है आपको, A इक्वल्स टू 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाएगा। क्लियर, तो बस घुमा फिरा के आगे पीछे करके कुछ भी करे, आपको बस फार्मूले और कंसेप्ट पे फोकस करना है और इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी गाइस। तो आज मैं इतना ही करता हूँ त्रिभुज में, कल मैं चतुर्भुज का पूरा क्लियर करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, और आप वीडियो ज़रूर देखें और पूरा देखें और एक एक कंसेप्ट सीखें। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।